How are you? I hope everybody is fine. Last time we deliver lecture on Friday, but our next lecture comes on Sunday. But due to urgent condition, we do not upload our lecture. So today we discuss the lectures. Last time we see what is the Van 't Hoff factor. इन Van 't Hoff factor हमने जाना कि कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर हम काउंट करते हैं। तो उसके अंदर हमने दो वैल्यू काउंट की। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, सेकंड इज ऑब्जर्व। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सी होती है, ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी है। थ्योरेटिकल वैल्यू कहे या हम इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं बेटा, क्या? कैलकुलेटेड वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जिसको हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं और सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपने 1 मोल लेके चले, किसी के 2 मोल लेके चले, तो जितनी भी वैल्यू स्टार्टिंग से होती है वो थ्योरेटिकल कहलाती है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट आर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो होती है जिसमें थ्योरेटिकल वैल्यू को डालने के बाद वो कितने आयंस में टूट जाती है, उन आयंस के जो मोल बनेंगे टूटने के बाद, वो क्या कहलाती है बेटा? ऑब्जर्व। तो वान 't Hoff फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है किसका? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या दूसरे वेज में कहें तो कह सकते हैं कि हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रेशियो आर कॉल्ड वान 't Hoff फैक्टर। और आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी। हमने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वे होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। हम उस सॉल्यूट का गिवन मास लेके चलेंगे और किसको डिवाइड कर देंगे? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको सॉल्यूशन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हो कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉल्यूट के गिवन मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट वो मोलिकुलर मास की क्या होती है? वो मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो यहाँ पर हमने जाना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। और हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा अरेंजमेंट किया बेटा कि इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को हमने उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ और कुछ भी कांस्टेंट लगाओ एज यू विश। तो यहाँ पे आई और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह क्या होगा? 1 में ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। और वहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या था? नीचे थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसकी जगह पर भी हम इक्वेशन थर्ड का यूज़ करके क्या पुट कर सकते हैं? 1 में थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास। कौन अब कहोगे सर कांस्टेंट कहाँ गया? बेटा कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो गया। तो आपको थोड़ा अरेंजमेंट करना है कि आप क्या करोगे अरेंजमेंट करके, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास ऊपर चला जाएगा और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास नीचे आ जाएगी। तो आपका एक वान 't Hoff फैक्टर की एक नई डेफिनेशन अराइज हो गई, क्या? कि वान 't Hoff फैक्टर इज द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास टू दी ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। तो आपको जो अच्छी लगे बेटा वो डेफिनेशन ईजिली याद कर सकते हो। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगेन रिपीट, वान 't Hoff फैक्टर को 2 टर्म में डिफाइन कर सकते हो।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या मोलिकुलर मास। अगर आपके पास से कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में पूछे तो आप बताओगे कि जो वन टॉ फैक्टर होता है वो रेशियो होता है किसका, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल के लिए ही हम दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, कैलकुलेटेड। दैट्स क्लियर। यदि आपको मोलिकुलर मास के टर्म में पूछे तो आप कहोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली होती है, एज यू नो अबाउट डिस्कस। तो वन टॉ फैक्टर इज टू द रेशियो कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। जब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो कुछ वहाँ पर हमने लास्ट टाइम रिजल्ट निकाले थे, उन रिजल्ट को मैं क्या क्या दोबारा रिपीट कर दिया कि यदि हमारी वन टॉ फैक्टर की वैल्यू 1 आ रही थी तो मैंने कहा था ना तो वहाँ एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन। मैंने वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए थे, ग्लूकोज, यूरिया और शुगर, और इन सभी को आपने किसके अंदर लेके चलना है बेटा, एज यू विश। और उसके बाद मैंने क्या बताया, यदि आप वन टॉ फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है तो आप क्या कहोगे, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन के लिए मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया, NaCl, KCl, BaCl2, CaCl2 जो आयंस के अंदर टूट जाए, डिसोसिएट का मतलब टूट। और यदि हमारी वन टॉ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आ रही तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन। और एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, जुड़ना। और दो मॉलिक्यूल कब जुड़ेंगे बेटा, जब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, कोई आसानी से तोड़ ना सके। और स्ट्रॉन्ग फोर्स कब होगा, या तो वो डाइमर बनाए, डाइमर मतलब वो मॉलिक्यूल खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर देते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखवा है मैंने, CH3COOH, PHCOOH, PH का मतलब फिनाइल, फिनाइल रिंग के ऊपर क्या लगा दिया, COOH, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। और ये आपने किसके अंदर लेके चलनी है, बेंजीन। स्पेशल केस डाल दिया मैंने यहाँ पर बेटा, क्या बेंजीन के अंदर ही लेना। यदि आप इसको वाटर के अंदर लोगे तो ये डिसोसिएशन दिखा जाएगा। इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा बेटा कुछ देर के बाद, आप आगे देखना। तो याद रखना, जब हमारी वन टॉ फैक्टर की वैल्यू 1 आए तो आप वहाँ तो ना तो डिसोसिएशन कह सकते ना एसोसिएशन कह सकते। इसके एग्जाम्पल्स तीनों बुक NCERT बुक में हैं, वही बताए मैंने, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर एट्सेट्रा। और जब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आए तब आप कहोगे डिसोसिएशन। NCERT बुक से 6 एग्जाम्पल्स के बारे में एक्सप्लेन करती है, दैट इज फर्स्ट NaCl, सेकेंड इज KCl, थर्ड इज बेरियम क्लोराइड, फोर्थ इज कैल्शियम क्लोराइड, फिफ्थ एग्जाम्पल जो NCERT बुक एक्सप्लेन करती है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सिक्स्थ इज K2SO4। वो तो आपकी इच्छा है कि आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स को याद करें। यदि हमारी वन टॉ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आए तो एसोसिएशन। और आपको याद रखना, कभी भी मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन तभी हो सकते हैं जब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। और स्ट्रॉन्ग फोर्स कब बनता है, जब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर। दैट्स क्लियर। और ये किसके अंदर लेके चला हूँ ये एग्जाम्पल, बेंजीन के अंदर। यदि आप CH3COOH को स्पेशल केस है, यदि वाटर के अंदर डालते हो तो वो एसोसिएशन नहीं दिखा करके डिसोसिएशन दिखाएगा। कुछ देर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप वेट करते रहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो हमने अगर ये टॉपिक बेटा डिस्कस कर लिया तो हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो उससे पहले हमने वन टॉ फैक्टर निकालना आना चाहिए कि वन टॉ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अभी कैलकुलेट द वन टॉ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग का वन टॉ फैक्टर निकालिए। तो पहला बेटा एग्जाम्पल है NaCl, दूसरा है KCl, तीसरा है बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, फोर्थ इज कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2, फिफ्थ इज AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिक्स्थ इज K2SO4 पोटासियम सल्फेट। और नंबरिंग गलत हो गई बेटा। नेक्स्ट है ग्लूकोज, जिसका आप पढ़ते हो C6H12O6। और नेक्स्ट बेटा यूरिया, दैट्स फार्मूला NH2CONH2। इनके फार्मूला बेटा मैंने आगे लिख रखे हैं। और नेक्स्ट बेटा FeCl3 आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट बेटा शुगर C12H22।
और फाइनली है भी एसिटिक एसिड। और बताया था एसिटिक एसिड को दो केस बताए थे, वाटर के अंदर लोगे तो एसोसिएशन, सॉरी वाटर के अंदर लोगे तो डिसोसिएशन, और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लेते हो तो वो एसोसिएशन दिखाता है। फिर रिपीट, CH3COOH को यदि वाटर के अंदर लेते हो तो डिसोसिएशन, अगर CH3COOH को बेंजीन के अंदर लेते हो तो एसोसिएशन। इसको प्रूव करके दिखाएंगे बेटा। पहला NaCl, आप देख रहे हो NaCl होता है वो आयंस के अंदर टूट जाता है, और जैसे ही आयंस के अंदर टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा आपको। NaCl का आप 1 मोल लेके चले, और बताया था स्टार्टिंग में जो हम वैल्यू लेके चलते हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और वो किस में टूट गया, आयंस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव का कितना मोल बना बेटा, 1, Cl नेगेटिव का कितना मोल बना, 1, तो टोटल हमारे मोल कितने हो गए यहाँ पर। तो ये जो मोल टूटने के बाद बने आयंस के, इसको हम कहेंगे क्या, ऑब्जर्व्ड, इनको कहेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं इनको कहेंगे थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल के लिए हम दूसरा वर्ड क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेटेड। वान टू फैक्टर की डेफिनेशन लगाइए। वान टू फैक्टर क्या कहता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी मेजरमेंट की है, 2, थ्योरेटिकल कितनी है, 1। तो याद रखना बेटा शॉर्टकट के अंदर भी कि NaCl का वान टू फैक्टर कितना होता है बेटा, 2, कितना होता है, 2। अब सिमिलरली ही एक एग्जाम्पल्स मैं आपको सोल्व करने के दे रहा हूँ, जिसका आंसर मैं पहले बता रहा हूँ, आप उसको कंप्लीट सोल्व कीजिएगा और देखना कि क्या आपका वान टू फैक्टर सही आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है KCl, डू योर सेल्फ, इसका जो वान टू फैक्टर बेटा 2 आना चाहिए। यदि 2 के अलावा जो आपका आ रहा है तो इट मीन्स रॉन्ग, यदि 2 आ रहा है तो इट मीन्स राइट। आप करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क ज़रूर करिएगा। यदि आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप इस पार्ट को, वान टू फैक्टर को अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाओगे। थर्ड है बेटा BaCl2, बेरियम क्लोराइड, वही है, ये भी एक साल्ट की फैमिली है। तो ये भी किस में टूट जाएगा बेटा, आयंस के अंदर, और आयंस के अंदर टूटेगा तो BaCl2 क्या देगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब कहोगे सर ये 2 क्यों आया, बेटा चार्ज को भी तो बैलेंस करो, बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, 2 ही क्या होना चाहिए नेगेटिव, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, 2, और 2 यहाँ पे दे भी रखा है BaCl2। तो यहाँ पे BaCl2 के आगे कितना वैल्यू मेजरमेंट किया आपने, 1 मोल, और Ba2 पॉजिटिव के आगे कितना है, 1 मोल, और Cl नेगेटिव के आगे कितना है, 2 मोल। तो यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो थ्योरेटिकल कितनी आ गई, 1 मोल, या कैलकुलेटेड कहे, और हमारे पास टोटल मोल यहाँ पर कितने बने, 1 Ba2 पॉजिटिव का, 2 Cl नेगेटिव, टोटल हो गए 3। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ऑब्जर्व। याद रखना वान टू फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, 3/1 = 3। सिमिलर इसी एग्जाम्पल्स को जिस प्रकार मैंने एक्सप्लेन किया है, आप भी डू योर सेल्फ विदाउट चिटिंग सोल्व CaCl2, और इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, 3। रिपीट अगेन, यदि आपका वान टू फैक्टर इस क्वेश्चन का 3 नहीं आ रहा है इट मीन्स रॉन्ग, 3 आ रहा है तो इट मीन्स राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक साल्टेड फैमिली है, और आप इसको जैसे ही वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डालते सोल्यूबल हो जाता है, और ये आयंस के अंदर टूट जाता है। और ये आयंस के अंदर टूटता है तो आपको क्या देता है बेटा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और प्लस क्लोरीन यहाँ पर 3 है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को बराबर करने के लिए उसको कोफिशिएंट के रूप में 3 को आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 3Cl नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का 1 मोल, और इसके टोटल मोल कितने हो गए, 1 + 3
4 मोल। तो ये आपका क्या कहलाएगा जो स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल मोल, और जो आपने लिया है वो क्या है बेटा ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किया है। तो आपका क्या होता है 1 टॉप फैक्टर ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो क्या आ गया I इज इक्वल टू 4/1 दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इसी प्रोसीजर के तहत आप क्या कर सकते हैं कि 2/4 को मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको अच्छी तरह रीड करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की स्टडी करते हैं। तो बेटा हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है, वो मैंने तीनों एक ही कैटेगरी के अंदर काउंट कर दिए। वो कौन कौन से, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया। और आप इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो ये एसोसिएट ना होता ना डिसोसिएट होता, ये जैसा है वैसा का वैसा रहता है। इसको मैं प्रूव करा दूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि आप शिकंजी बना रहे हैं तो कभी देखा कि कुछ न कुछ पार्टिकल तो शुगर के, इट मीन्स चीनी के वाटर के अंदर कंप्लीट सोल्यूबल नहीं होते, वो जैसे हैं कि वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। बट 99% क्या हो जाते हैं बेटा, वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं। बट 1% ऐसा होता है कि वो कम्प्लीटली नहीं होता। बट जैसे टाइम कंज्यूमिंग करते हो, टाइम बढ़ा देते हो, तो धीरे धीरे वो भी अपने कम्प्लीटली 100% की तरफ चले जाते हैं। बट एक परफेक्ट टाइम के ऊपर वो कम्प्लीटली नहीं होते। तो यहाँ पर है ग्लूकोज C6H12, O6 C12H22, O11 यूरिया, NH2CO NH2। ये तीनों परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जिसमें ना तो एसोसिएशन होता ना डिसोसिएशन होता है। ये जैसे हैं वैसी की वैसी। तो ये जैसी फॉर्म वैसी फॉर्म आने की वजह से यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल का एक सिंगल साइन यूज कर दिया, अभी डबल एडेड एरो। और यहाँ पर भी देख रहे हो, और इन सभी के अंदर आप देख रहे हो कि सभी का कितना मोल लेके चल रहा हूँ 1 मोल, और इसके अंदर भी बेटा सभी का कितना मोल है 1 मोल। तो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है इन सभी का 1 मोल, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 1 मोल। तो 1 टॉप फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर अगेन रिपीट करता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर ना तो एसोसिएशन होता ना डिसोसिएशन होता, बिकॉज एक परफेक्ट टाइम के अंदर वो कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं हो पाते, कुछ न कुछ पार्टिकल रह जाते हैं। तो कुछ न कुछ पार्टिकल रहने की वजह से हम उसको कहते हैं कि ना तो वो एसोसिएशन में कम्प्लीटली गए ना वो डिसोसिएशन में गए। तो इन सभी का 1 टॉप फैक्टर कितना होता है बेटा 1। अब वो लास्ट एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको कह रहा था प्रूव करने की, अब वो प्रूव करने जा रहे हैं कि आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डालना है, और एसिटिक एसिड को किसके अंदर डालना है वाटर के अंदर, और उनमें ये बताना है कि एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन। पहले मैं बेटा वाटर की बात कर रहा हूँ। तो चलिए गाइज, एसिटिक एसिड आप क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, कभी भी नहीं होता। वो आयंस के अंदर टूट जाता है, कम्प्लीटली नहीं टूटता। तो ये आयंस के अंदर टूट गया, वाटर के अंदर तो ये आयंस की फॉर्म में टूट जाता है। तो यहाँ पर कितना मोल था 1 मोल, और यहाँ पे एसीटेट का कितना था 1 मोल, और यहाँ पे H पॉजिटिव का कितना था 1 मोल। तो आफ्टर इसको एक्सपेरिमेंट करके आपने जाना कि थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी CH3COOH 1 मोल, और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ रही है 2 मोल। तो 1 टॉप फैक्टर क्या 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये आयंस के अंदर टूट जाता है, किसमें वाटर। बट कह रहा है सर ऐसा बेंजीन में क्यों नहीं होता। CH3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेंजीन के अंदर एसोसिएट होता है। कैसे, एक डाइमर बनाता है। अब याद कीजिए +1 की केमिकल बॉन्डिंग यूनिट को, जिसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मैंने इंटरमोलिकुलर भी सिखाया था और इंट्रा भी सिखाया था। वहाँ पर मैंने अपनी नोटबुक उठा करके देखी कि वहाँ पे एक स्पेशल केस लिखवाया था कि वाई एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर। क्लियर। और एसिटिक एसिड डाइमर क्यों बनाता, भी एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आप लेके चलते हैं, और जैसे हम दोनों मॉलिक्यूल्स को लेके चलते हैं तो वो दोनों इस प्रकार से, देखो एक एसिटिक एसिड, एक हमारा एसिटिक एसिड ये हो गया, और एक हमारा एसिटिक एसिड ये हो गया। और एसिटिक ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका हमने क्या ले लिया है, दोनों के बीच में क्या हो गई हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। यहाँ पर भी नीचे की तरफ क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप देख रहे हो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है बट सेम है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। तो ये टूट तो सकता नहीं, टूट नहीं सकता, बट इसने जुड़ तो गए। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जुड़ तो गए बट आसानी से टूटे तो नहीं। और आसानी से जुड़ने की वजह से हमने इसको क्या कहा, एसोसिएशन। और एसोसिएशन होकर के हम डाई मतलब दो मॉलिक्यूल बना दिए, किसकी, एसिटिक एसिड की, तो इसलिए कहा डाई। तो अब देखते हैं क्या है। जैसे हमने देखा कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, टूटे नहीं। क्यों नहीं टूटे, कोई रीजन पूछे थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो आसानी से नहीं टूट सकती। तो यहाँ पे डाइमर मतलब मॉलिक्यूल की फॉर्म बना दी। अब इसका कोफिशिएंट 2 नहीं रह करके कितना है, क्योंकि डाइमर बनाने की वजह से 2 इसके आउटसाइड चला गया। और यहाँ पे इसका 2 मोल, इसका थ्योरेटिकल है ये ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 1, थ्योरेटिकल कितनी है 2, तो 0. तो क्लियर। एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर कितना होता है, 1 फैक्टर 2। और बेंजीन के अंदर कितना होता है बेटा, 0.5। क्यों होता है, डाइमर। डाइमर क्यों बनाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वहाँ एसोसिएट क्यों होता है, डिसोसिएट क्यों नहीं, क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो टूट तो नहीं पाता। अब क्वेश्चन ये है कि एसोसिएट, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में जुड़ तो गए और स्ट्रॉन्ग हो गए, आसानी से जुड़ गए, तो जिसकी वजह से डाइमर। तो बेटा हमने इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही जाना है कि 1 2 फैक्टर निकालते कैसे। जब हम इसके अगले लेक्चर के अंदर 1 2 फैक्टर के एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तब आप जानोगे कि इनकी वैल्यू का कितना इम्पोर्टेंस है। और हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या डाउट हो तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416888894 पे सेंड कर सकते हो। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ते रहिए बेटा, अच्छे से स्टडी करनी है। इफ़ यू फाइट IIT JEE नीट्स एग्जाम देन यू विल बी डीपली गोज इन द टॉपिक, अदरवाइज यू विल बी नॉट completed your aim, because your aims will be also aim of your parents. Dreams are not those which comes during sleeping, but dreams are those which sleep out during sleeping. सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद को उड़ा देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।